प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने इसे भारत की विकास यात्रा में एक नई ऐतिहासिक शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 13 फरवरी को यह दिन एक विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देने वाला है। जब देश प्रशासनिक कार्य प्रणाली, सोच और संरचना तीनों स्तरों पर बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सब विकसित भारत को पाने के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने इसे विजय एकादशी के पावन अवसर से जोड़ा और जोड़ते हुए कहा कि यह दिन नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई दिशा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह केवल इमारतों का उद्घाटन नहीं, बल्कि भारत की सोच, कार्य संस्कृति और शासन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए कहा कि आजादी के बाद इन इमारतों से देश के लिए कई बड़े फैसले और नीतियां बनी, लेकिन यह भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थीं और वे गुलामी की मानसिकता और औपनिवेशिक सोच की प्रतीक थी। पीएम मोदी ने कहा कि इन भवनों का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि सत्ता जनता से दूर रहे और शासन पर अंग्रेजी सोच हावी बनी रहे। रासीना हिल्स पर इन इमारतों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि वे अन्य इमारतों से ऊंची रहें, सत्ता का प्रभुत्व दिखाया जा सके। इसके विपरीत सेवा तीर्थ का पूरा परिसर जमीन से जुड़ा हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज की सरकार जनता के साथ, जनता के बीच और जनता के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से लिए जाने वाले फैसले किसी महाराजा या विदेशी शासक की सोच के नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं और जरूरतों को आगे बढ़ाने का आधार है। उन्होंने कहा कि यह परिसर सेवा, कर्तव्य, समर्पण की भावना को मजबूत करेगा। यहाँ बैठकर लिए जाने वाले निर्णय जन कल्याण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई दिशा देंगे। पीएम मोदी ने इन भवनों को भारत की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि नया परिसर सेवा और कर्तव्य के संस्कारों का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आज से सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नया पता होगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत का विजन केवल योजनाओं और नीतियों में ही नहीं, बल्कि हमारे काम करने के स्थान और ढांचे में भी दिखाई देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी इमारतें लगभग 100 साल पुरानी थीं, जर्जर हो चुकी थीं और उनमें कार्यक्षमता की भी कमी थी। नई इमारतों के बनने से न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी, बल्कि सरकार के खर्चे में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि पुरानी इमारतों को भारत के इतिहास की धरोहर के रूप में संरक्षित करते हुए म्यूजियम में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत की प्रशासनिक यात्रा और ऐतिहासिक फैसलों से परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश ने यह तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। इसी सोच के साथ सरकार ने देश में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पुलिस स्मारक और रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करने जैसे फैसलों का उल्लेख भी किया और कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने के कदम नहीं थे, बल्कि सत्ता की सोच को सेवा की भावना में बदलने के प्रयास थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब अपनी पहचान खुद गढ़ रहा है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन इस नई सोच के सशक्त प्रतीक हैं। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है।
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है, और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य। विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी
कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ ने शुक्रवार को राज्यसभा में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास को लेकर अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने अपने संबोधन में मराठवाड़ा की सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर कराड़ ने कहा कि मराठवाड़ा लंबे समय से विकास की मुख्य धारा में पीछे है। क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कृषि संकट, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की धीमी गति जैसी चुनौतियां हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मराठवाड़ा के लिए विशेष विकास योजनाएं बनाकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति अक्सर बनी रहती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए स्थायी जल प्रबंधन योजनाएं, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। डॉक्टर कराड़ ने मराठवाड़ा में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की भी आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, आधुनिक अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि मराठवाड़ा के विकास के लिए विशेष पैकेज और दीर्घकालिक योजना तैयार की जानी चाहिए। क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल सके। अपने संबोधन के अंत में डॉक्टर भागवत कराड़ ने विश्वास जताया कि सरकार मराठवाड़ा के विकास को प्राथमिकता देगी और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा के समग्र विकास से न केवल मराठवाड़ा, महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य में मराठवाड़ा एक क्षेत्र है जिसकी आबादी 2 करोड़ है और यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को आजाद हुआ है। एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, ये अविकसित क्षेत्र माना जाता है। मैं आपके सामने भारत की जल न्याय व्यवस्था के जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर खड़ा हूं। यह विषय है किसानों का भविष्य का संबंध में है। यह विषय ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों की जीवन का विषय है। मेरा विषय है सह्याद्री पर्वतमाला के निकलने वाला जल हर साल सीधा अरब सागर में समा जाता है। यह जल 100 टीएमसी तक है। यह जल गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में साइंटिफिक टेक्निकल वे से
डाइवर्ट करना जरूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश आज निवेश, विकास और कानून व्यवस्था के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि तेज गति के विकास और बेहतर प्रशासन की बदौलत यूपी अब देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का लगातार विस्तार हो रहा है। देश विदेश के निवेशक यूपी में निवेश के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, कानून व्यवस्था और पारदर्शी शासन ने निवेशकों का भरोसा जीता है। पहले जहां यूपी को निवेश के लिहाज से जोखिम भरा माना जाता था, वहीं आज यह राज्य उद्योग और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा, कहा कि पहले की सरकारें विकास विरोधी थीं, जिनकी नीतियों के कारण प्रदेश पिछड़ता चला गया। उन्होंने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का दौर था, जहां माफिया और अपराधियों का बोलबाला रहता था। आम जनता, व्यापारी और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन आज सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अपराधियों पर सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। प्रदेश अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन चुका है। त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं और सामाजिक सौहार्द का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में पहचान का संकट था, लेकिन अब राज्य अपनी नई पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ना बेटियां सुरक्षित थीं, ना व्यापारी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। व्यापारी भी अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सके। आधुनिक तकनीक, संसाधन और प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस बल को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी में भय का माहौल नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का भाव है। लोग बिना डर के अपना काम कर रहे हैं और राज्य में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां तेज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाया जाए। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास, निवेश, रोजगार और कानून व्यवस्था के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के भरोसे पर खड़ी उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रही है। 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गए हैं हुमायूं कबीर। बाबरी के नाम से मस्जिद के निर्माण का ऐलान कर सुर्खियां बटोरने वाले कबीर ने अब दावा किया है कि उनकी हत्या के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दे दी गई है। सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि एक सुपारी किलर को उनकी हत्या के लिए नियुक्त कर दिया गया है। इस सनसनीखेज बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नया तूफान आ गया। हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिन्हें 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम JUP रखा। उन्होंने खुद को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किंग मेकर के रूप में पेश करने लगे। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को गठबंधन का प्रस्ताव देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दिया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 11 बीघा जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। दावा किया कि मस्जिद के निर्माण में करीब 2 साल का समय लगेगा। शिलान्यास के बाद वहां लाखों ईंटें, रेत और बड़ी मात्रा में सरिया जमा कर दिया गया। इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण क़यामत तक संभव नहीं है। इसके बाद से ही हुमायूं कबीर लगातार विवादों में है। कभी बाबरी मार्च की घोषणा तो कभी तीखे बयान और अब जान जाने का खतरा इत्यादि।
उनके हर कदम पर राजनीति और समाज में हलचल मचती रही है। ताज़ा बयान में हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी हत्या के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है और इसके पीछे खुद पुलिस अधीक्षक का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक घटना के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। वो घटना बेरहामपुर हाईवे पर ट्रकों को रोकने से जुड़ी बताई जा रही है। कबीर का कहना है कि इसी मामले के बाद से उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हालांकि उनके इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह वाकई कोई साजिश है या फिर आगामी चुनाव से पहले खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। विपक्षी दलों का आरोप तो ये भी है कि हुमायूं कबीर जानबूझ के ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि वे मीडिया में बने रहें, राजनीतिक जमीन मजबूत दिखाई दे। हुमायूं कबीर का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक बेहद नफरती बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। इस बयान को लेकर पूरे देश में भारी आक्रोश उनके विरुद्ध दिखाई दिया था। इसके बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनके हौसले और बढ़ते चले गए। आलोचकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान, बाबरी मार्च, गठबंधन की पेशकश और अब सुपारी कलर का दावा, ये सब एक सुनियोजित सियासी ड्रामा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को सुर्खियों में बनाए रखना है। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की सक्रियता अचानक तेज हो गई है। अपनी नई पार्टी बनाकर वे खुद को निर्णायक ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये पूरी घटनाक्रम एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके और खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। उनका बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान भी इसी दिशा में देखा गया। इससे न सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, बल्कि वे खुद को मुस्लिम समाज के बड़े नेता के तौर पर पेश भी कर रहे हैं। जान को खतरे का दावा, सहानुभूति की ट्रिक है, राजनीति खेली जा रही है। हुमायूं कबीर के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके दावों की जांच हो रही है और अगर कोई ठोस सबूत सामने आता है तो कार्रवाई करेंगे। वहीं टीएमसी नेताओं ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताया। बड़ा सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर वाकई खतरे में है या सिर्फ एक सियासी नौटंकी वो कर रहे हैं, जैसा कि बाबरी से लेकर यहां तक उनका चला है। बाबरी मस्जिद का ऐलान कर सुर्खियों में आना, फिर बाबरी मार्च की बात करना, अब सुपारी किलर का दावा, इन सब घटनाओं की टाइमिंग साफ तौर पर चुनावी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल इतना तय है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी राजनीति। लेकिन इतना जरूर है कि उनका हर बयान नया विवाद, नई बहस जरूर खड़ा कर देता है, जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। देखिए, कुछ लोगों में ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली ये जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बरात दिया। तो मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, अल्लाह मुझे मदद करेगी, अल्लाह मेरा हिफाजत करेगी। तो जो होना करने दीजिए। और जो हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन में किया, वो एप्लीकेशन को डॉक्टर सुब्रा घोष मैडम जी उनको एक ऑर्डर दिया जो 2 वीक में। वैलेंटाइन डे से पहले मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी भोपाल और सागर में गुरुवार को संस्कृति बचाओ मंच और राष्ट्रीय बजरंग दल ने, इनसे जुड़े कार्यकर्ताओं ने दरअसल सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में डंडे लेकर नारेबाजी की। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गतिविधियों के खिलाफ सख्त चेतावनियां दी गई। संगठनों ने कहा कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ किसी भी प्रकार की फूहड़ता, अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। कहा कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आईं तो संबंधित लोगों के खिलाफ विरोध स्वरूप कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया उनका उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। प्रदर्शन के दौरान जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना जैसे नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा। इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी बहस तेज हो गई। संगठनों के नेताओं का कहना है कि वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती अश्लीलता समाज के लिए चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाए, आपत्तिजनक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह का सख्त
एक्शन, कार्रवाई या विशेष निर्देश को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच हमेशा वैलेंटाइन डे का विरोध करता आया है। प्रेम का कोई दिवस नहीं होता। माँ के मन में जब वात्सल्य उत्पन्न होता तभी प्रेम होता है। 365 दिन प्रेम के हैं और हिंदुस्तान की पहचान भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कारों से है। इन संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को जो भी दूषित करने का प्रयास करेगा उसे कतई बापू सोना ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इतना ही प्रेम करते हो तो फिर आके विवाह करो, हम विवाह कराएंगे आपका, पूरी तामझाम के साथ मंदिरों में विवाह कराएंगे। हमने 18 दस्ते संस्कृति बचाओ मंच ने गठित किए हैं जो कि पूरे भोपाल में पार्कों में और होटलों में नज़र रखेंगे। साथ ही होटल मालिकों को हमने चेतावनी दी है कि इस नाम से किसी भी प्रकार की कोई अश्लीलता। देखिए, मेरा ऐसा कहना है और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारी संस्कृति में ये वैलेंटाइन डे नाम की कोई चीज़ थी नहीं। ये पश्चिम की संस्कृति है जिसका मैं तो खुल के विरोध करता हूँ। और मैं हिंदुस्तान की सभी जनता से, सभी जितने युवा हैं, सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने से अच्छा है आप ब्लैक डे मनाओ, क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे उसी 14 फरवरी के दिन हमारे लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। किसी देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। तो ये भूगोड़ करने से और इस तरीके से पश्चिमी सभ्यता को मनाने से अच्छा है हमारे उन शेरों के लिए उस दिन काला दिवस मनाओ। मेरे साथ जो मेरी पूरे अधिवक्ता जो मेरा ग्रुप है, जो मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम इस काम में लगेगी और जितने इसमें हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, हम उनको पूरा समर्थन। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट कबीर नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तिरंगा चौक के पास दबिश दी। ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए कैश, 7 मोबाइल फोन, 4 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक और 27 एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड इत्यादि जब्त किए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 19.70 यानी 19,70,000 बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा, ऋषभ रंगलानी, सभी ये रायपुर के ही निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिशोध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जो भी संबंधित धाराएं हैं मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क चला रहे थे और डिजिटल माध्यमों से लेन देन कर रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को राजधानी में ऑनलाइन सट्टे और साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई हम करते रहेंगे। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।